नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मैं पत्रकारिता में पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करता रहा, विधानसभा की करता रहा, लेकिन अब एक छद्म पार्लियामेंट, छद्म विधानसभा या फिर छद्म राजनीति का अखाड़ा, लेकिन इसके नाम वही हैं। चर्चा हो रही है हमारे राजनीतिक व्यवस्था पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और पत्रकार भी उनके बराबर में ही बैठे हुए हैं। अक्सर होता नहीं है क्योंकि पत्रकारों के लिए अलग सीट है, लेकिन ये एक सत्य है। अरविंद केजरीवाल साहब भी वहाँ पर हैं, हालांकि वो अभी जेल में हैं, जेल से है, और ममता बनर्जी हैं। तमाम ऐसे नेता हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब जो यहाँ पर हमारे देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, उनको क्यों यहाँ पर बिठाया गया और क्या संदेश है। सर, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। और आपका परिचय जानना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है सभी कैबिनेट मंत्रियों को एक साथ देखकर, प्रधानमंत्री को देखकर। क्या मकसद है इसका? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आशीष रंजन है। मैं पिछले 5 से 6 सालों से इस डिबेट सर्किट में एक्टिव हूँ। मैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के डिबेट्स कंडक्ट कराता हूँ और जज करता हूँ। साथ ही अगर मैं इस पूरे कंपटीशन की बात करूँ, इसका जो नाम है वो AIPPM ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट है। तो ये ना सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष को अलग अलग बिठाकर और कन्वेंशनल तरीके से, लोकसभा के तरीके से चर्चा कराने का एक जरिया है, बल्कि आप अलग अलग पार्टीज से, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को मंच पर लेके आते हैं और आप उनको मौका देते हैं कि एक दूसरे से सवाल पूछें। यह एक ऐसा सदन है जहां बोलने का मौका सबको मिलता है। आप स्पीकर के दबाव में या स्पीकर के परमिशन से बोलें, ऐसा नहीं है। आप अगर इस सदन में बैठे हैं तो आपको बोलने की पूरी अनुमति है, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, आप मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। अलग अलग पार्टीज के लोग मिल बैठकर एक राय किसी मुद्दे पर बनाते हैं। आज जो हमारी चर्चा हो रही है वो हो रही है इस विषय पर कि विगत 10-11 वर्षों से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो कितनी सफल है, वो कितनी सही साबित हुई है देश को आगे लेके जाने के लिए। ये आज का हमारे चर्चा का विषय है। और अगर मैं इस पूरे AIPPM की बात करूं और इस पूरे RMMUN की बात करूं सर, तो ये एक मौका देता है आज के युवाओं को और आज के छात्रों को कि वो सामने आएँ और ना सिर्फ अपने ओपिनियंस आगे रखें, बल्कि वो जिस पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पोर्टफोलियो के स्किन में घुसकर और उनको रिप्रेजेंट करें। जी, बहुत अच्छा प्रयास है, एक अच्छी शुरुआत है और जागरूकता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा पीढ़ी है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझेगी। चलिए हम नरेंद्र दास दामोदर मोदी से, जो कि छद्म हैं, जी बताइए आप मोदी जी को कैसे देखते हैं, उनके तीसरे कार्यकाल को? मोदी जी की क्या चीज़ आपको पसंद है? सर, मेरे को एक तो चीज़ ये पसंद है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो ग्लोबल लेवल पे जो है वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री को। ठीक है, मेरे को लगता है कि उनकी पॉलिसीज़ जो है वो इंडिया और यूथ को बहुत इनकरेज करेगी कि वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। ठीक है, वो जॉब्स क्रिएट करें। मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। वो जो फॉरेन पॉलिसी भी है वो मेरे को लगता है कि बाकी देशों को भी हमारे साथ जोड़ सकती हैं। स्वच्छता, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि पूरा देश हम अपने आसपास सफाई रखें, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? सर, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, तभी मैं उनकी जगह पे मतलब यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी सर बिल्कुल स्वच्छ भारत हमारे को बहुत अच्छी हमारे को इंस्पिरेशन देता है कि हम अपने देश को तो साफ रखना ही है, हमारे को घर को तो साफ रखना ही है, आसपास वाली जगहों को भी साफ रखना है हमारे को। अच्छा, परीक्षा पे भी चर्चा खूब करते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने कभी उनकी चर्चा सुनी हो? कोई ऐसा वाक्य या ऐसी सलाह जो प्रधानमंत्री जी को आपको अच्छी लगी और आपने उस पर अमल किया हो? सर, वाक्य तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि परीक्षा पे चर्चा जो है वो बहुत हेल्पफुल है बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी। एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स बहुत स्ट्रेस रहता है स्टूडेंट्स को, है ना, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए मोदी जी जो है वो बहुत हेल्प करते हैं बच्चों की।
ठीक है सर। सर मेरे को लगता है कि वो जो एडवाइस देते हैं कि वो स्ट्रेस ज़्यादा ना ले, ठीक है, स्ट्रेस टैकल करने के लिए जो वो तरीके बताते हैं सर, मेरे को वो बहुत पसंद है। ठीक है, मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ अपनी रियल लाइफ में जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ उस टाइम पे। तो चलिए, ये उस पर अमल भी करते हैं, तभी इनको प्रधानमंत्री का ये रोल दिया गया है। चलिए, अब आते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप योगी जी को, मुख्यमंत्री जी के बारे में कितना जानते हैं, और कितना आप, जब इसको आपको दिया गया, कितना पढ़ा है, क्या समझा उनके बारे में? सबसे पहले तो जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ जी से ये प्रेरणा मिलती है जिस प्रकार उन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। योगी और मोदी की जोड़ी का जलवा तो देख ही रहे। जैसे राम मंदिर का चाहे वो मुद्दा हो गया है, सब कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा सरकार कैसे सुलझा सकती है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब पहले अपने कांग्रेस का शासन था, पिछले 500 साल से इसका मुद्दा चलता आ रहा था। यह मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हो सकता था। जैसे जब श्री राम बने थे राजा बने थे अयोध्या के, जो 14 साल का अपना कार्यकाल पूरा करके आए थे, उन्होंने भी शूद्र से लेके राक्षसों से लेके मतलब हर किसी को राजा बनाया था। ऐसे ही ये जो राम राज्य आया है, ये योगी जी की वजह से ही संभव हो पाया। चाहे डकैत हो गए, चाहे कितने वो हो गए, दंगे फसाद हो गए जो पहले हुआ करते थे यूपी में, अब यूपी में जाने से कोई नहीं कतराता। यूपी एक जो योगी जी के आने से सब योगी जी के नाम से अब कांपते हैं। वो बुलडोज़र वाले बाबा के नाम से बहुत चर्चित है। और दूसरी बात यही कहना चाहूँगा कि हाँ, जो मोदी है तो वो योगी है, और मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, मोदी है तो योगी है मुमकिन। आपको काफ़ी समझ है राजनीति की, और योगी जी के बारे में आप जानते हैं। एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, अभी कांवड़ यात्रा निकल रही है, और उस कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर के जो जिलाधिकारी एसएसपी ने कहा है कि सभी दुकानदार अपनी नाम की जो प्लेट है वो लगाएं। कैसे देखते हैं आप इस पर? भी एक दूसरा वर्ग कहता है उसको अलग ढंग से करते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे इस विषय के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये मैंने अपनी अभी उसमें लिया नहीं था, क्योंकि मेरे को भी इतना वो नहीं लगा था। बाकी तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, इसमें मेरे को विशेष टिप्पणी नहीं रहेगी फिलहाल। चलिए, ये वाकई योगी आदित्यनाथ हैं, और क्योंकि ये ऐसे विवादास्पद विषय पर नहीं बोलेंगे और उस चीज़ को नहीं आगे बताएंगे। जी, क्या ना, पत्रकार हैं आप? पत्रकार बनना भी चाहती हैं, या सिर्फ पत्रकार का आप एक भूमिका निभा रही हैं? भूमिका निभा रही हूँ। वैसे पत्रकारों के बारे में, मीडिया के बारे में क्या सोचती हैं? आजकल मीडिया को लेकर तमाम तरह के सवाल उछल रहे हैं। आप क्या सोचती हैं पत्रकारिता के बारे में, मौजूदा पत्रकारिता के बारे में? जो टीवी डिबेट देखती हैं आप? अच्छा, क्या सोचती हैं, कैसा दिखता है? मीडिया जो एक्चुअली हो रहा है वो उसको दिखाने में बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती है। जो आज के इश्यूज़ होते हैं पे डिबेट, उनके जो पब्लिक के सवाल होते हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करती है। द वॉइस आउट द इश्यूज़ ऑफ द पब्लिक, दैट्स वेरी हेल्पफुल। मीडिया इतनी पावरफुल है कि अगर किसी की इमेज बना भी सकते, किसी की इमेज ख़राब भी कर सकती है। सो आई थिंक जर्नलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। चलिए, आगे चलते हैं, और अब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास चल रहा हूं, जो कि एक छदम जो है उसकी भूमिका में है। ममता जी को के बारे में क्या जानती है? आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में? उसने पूरी बंगाल की राजनीति को बदल दिया। उस वामपंथी विचारधारा की उस सरकार को उन्होंने बदला है, और अब बेरोक टोक सत्ता पर काबिज। मुझे लगता है कि उनकी जो ये सत्ता है जो बंगाल में है, वो अब काफ़ी ही स्ट्रांगली प्रोग्रेस कर रही है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और उनके जो कार्यकाल में जो आ रही हैं, जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं, वो खुद ही बहुत अच्छी हैं। और चाहे वो महिलाओं के बारे में हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो बूढ़े लोगों के लिए हो, या किसी भी वल्नरेबल कम्युनिटी के बारे में हो, वो उनके लिए प्रमोट करती हैं, उनके लिए ही उनको बहुत सपोर्ट करती हैं और उनके लिए ही बोलती हैं। तो मुझे उनका व्यक्तित्व और उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आपने ममता बनर्जी का कैरेक्टर चुना? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या बदलाव देखती हैं आप ममता बनर्जी से? क्या सीख ले सकती हैं आप? बहुत लड़ाकू हैं, बहुत लड़ती हैं, है? बिल्कुल, अपनी लड़ाई लड़ो, ये वो दिखाती हैं कि अपनी लड़ाई
चाहे बोलो से लड़ो या चाहे एक्शंस जो उन्होंने पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किए हैं वो उससे ये दिखाते हैं कि अपनी लड़ाई एक्शन से करो या चाहे बोलो से करो, दोनों से ही जीत तुम्हारी होगी। जीत तुम्हारी होगी। जी, आप अरविंद केजरीवाल बनी हैं। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार की जो छवि है उसको कितना आप महसूस करते हैं कि वाकई वो कट्टर ईमानदार है? ईमानदार तो कैसे मानते हैं? ईमानदार तो काफ़ी हैं कि जब भी वो कुछ करते हैं तो अपनी जी जान लगा देते हैं। कुछ भी अगर बोलते हैं अपनी स्पीचेस के बीच में तो उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। और मैंने जितना उनसे सीखा है कि जो भी कर रहे हो दिल से करो, अपने आप को अपने आप को सेल्फलेस दिखाओ और दूसरे जनता जो आम आदमी लोग हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो। अच्छा, आप दिल्ली में रहती हैं, वाकई दिल्ली की स्थिति बदल रही है या बिगड़ रही है? चाहे वो एनवायरनमेंट की बात हो, चाहे वो सड़कों पर चलते दौड़ते वाहन हो, कैसे देखती हैं आप? कहीं ना कहीं बिगड़ते हैं, कहीं ना कहीं अच्छे भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें भी बदली हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आगे भी बदलेंगी और केजरीवाल ही बदलेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, केजरीवाल की क्या बात आपको ज़्यादा पसंद है? कि वो दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं और सारे लोगों को एक ही पथ पे रखने के सोचते हैं। नहीं, मैं रिफॉर्म्स की बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य में बहुत काम केजरीवाल जी दावा करते हैं। स्कूली शिक्षा में कितना बदलाव देखती हैं आप? वाकई कुछ बदलाव है या लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ के, काफ़ी लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल का इतना बदला है और काफ़ी सारी टीचर्स को बाहर इंटरनेशनल ट्रिप्स में भेज रहे हैं ताकि उनकी एजुकेशन और अच्छी हो और ताकि वो अपने लोगों को स्टूडेंट्स को अच्छा सिखाए। अच्छा सिखाए, यानी कि जो जिसका रोल कर रहा है उसकी नीति के बारे में भी बराबर बात कर रहा है। हमारे साथ अखिलेश यादव कौन? हाँ जी, आइए, चलिए अखिलेश जी, क्या लगता है आपको अखिलेश जी? तो अब एक बार फिर तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी, आपको मालूम है? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, कैसे देखते हैं अखिलेश की राजनीति को आप? मैं अखिलेश यादव जी की राजनीति को बहुत ही स्मार्ट राजनीति की तरह मानता हूँ। जिस हिसाब से उनकी एजुकेशन है, जिस हिसाब से वो प्रोग्रेस करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब जो उन्होंने एक्सप्रेसवेज बनाए, जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी, आई थिंक वो पॉलिसीज़ जनता के हित में थी और जनता के लिए थी और आज तक उन्होंने जनता के लिए काम किया है और मैं उनको एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग फिगर की तरह देखता हूँ। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए की वजह से वो जीते हैं। पीडीए का जो उन्होंने उपयोग किया है छोटी जातियों को लेकर और जिस तरह का उन्होंने प्रयोग किया है ना, अगर उसको कैसे समझते हैं आप? मेरे को लगता है कि ये सारे फॉल्स एलिगेशंस हैं। अखिलेश यादव जी अपने दम पर बने हैं जो आज बने हैं और ये सब बस फॉल्स है। अच्छा, अपने दम पे तो नहीं बने, वो तो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी उनको तो विरासत में मिला। ये अच्छी बात है कि वो संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल अच्छी बात है, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर बिना संघर्ष करे मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। चलिए आइए आगे देखते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका जी के क्या देखती हैं आप? अगर आपको प्रियंका जी को परिभाषित करना हो, उनकी व्यक्तित्व को, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आप भी मानती हैं ऐसा? यस सर, प्रियंका गांधी ने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया है। उन्होंने बच्चों के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए उन्हें बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह की, और अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लगती है तो वो अपने के अगेंस्ट भी चली जाती है, चाहे वो उनका भाई हो या उनकी पार्टी से और भी कोई हो। तो मुझे उनकी चीज़ बहुत अच्छी लगती है जैसे। अच्छा, प्रियंका जी को आप कहेंगी कि वो क्या सलाह देना चाहेंगी आप? कि वो ऐसे ही करते रहे और दूसरों के दबाव में आकर कुछ ना करे और किसी और को गलत ना बोले। ऐसे कोई गलत बोल रहा है तो आप उसका जवाब गलत वो कि नहीं, उसको साबित कीजिए अपनी पार्टी में और अच्छी चीज़ें करके, अच्छी चीज़ें करने में। चलिए, तो ये हर तरह का एक विचार है और हर जो राजनेता है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे चलते हैं जी, आइए बताइए, क्या नाम आपका? मेरा आप राजनीति में विश्वास भी करते हैं या फिर आपको वैसे ही बना दिया? विश्वास। आप राजनीति को कैसा देखती हैं? राजनीति में जाएंगी आप, नेता बनना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से क्या करना चाहती हैं आप? नेता बन के क्या करेंगी आप? देश के लिए आगे। देश के लिए काम करना चाहती हैं। जी।
तो बताइए, तेजस्वी सूर्य का आपने है, कौन है, क्या है, थोड़ा बता सकती हैं इनके बारे में मुझे आप, हमारे हाँ दर्शकों को? ये बेंगलोर से हैं, तेजस्वी सूर्य। तो तेजस्वी सूर्य को ही आप क्यों चुना गया, क्या क्या? तेजस्वी सूर्य ही आप क्यों बनी? क्योंकि ये लाइक ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज वगैरह सब करती है और इन्होंने फ्यूचर के लिए भी बहुत कुछ सोचा है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सब में प्रोग्रेस। जी चलिए ठीक है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी शिवराज सिंह चौहान जी कृषि एवं किसान मंत्री हैं और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा, इनको एक निक नेम से बुलाया जाता है, जानती है उसको क्या नाम से? जी मामा जी कहा जाता है इन्हें। कुछ बताएंगी मामा जी के बारे में, शिवराज जी के बारे में? क्या बात है वो इतने लंबे समय तक अगर मुख्यमंत्री रहे और अब कैबिनेट है, क्या खास बात आप कुछ बता रहे हैं? तो शिवराज सिंह चौहान जी इतने लंबे समय से पॉलिटिक्स में है इसलिए क्योंकि उनमें कुछ खूबियां हैं, उनमें उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मोदी जी के साथ अब वो और भी ज़्यादा एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए आगे बहुत चीज़ें करेंगे और अपने भारत देश को एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। चलिए, अच्छे लेवल पे। अभी मैं सिर्फ आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास ले चल रहा हूँ क्योंकि सोमवार से जो है वो सत्र शुरू हो रहा है और हमारा बजट भी है वो आ रहा है। जी क्या नाम आपका? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। अच्छा, अभी तो बजट आ रहा है, अभी तो आप सोमवार से, तो फिर अब कल हो चुका है हलवा सेरेमनी, तो कैसा बजट ला रही हैं आप? इस बार जो मैं बजट पेश करने जा रही हूँ उसमें मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगी, जिससे हमारी देश की इकोनॉमी और बढ़ सके और हमारा जो देश है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से सीधा फर्स्ट पे आ सके। अच्छा, और कुछ राहत भी देंगी, कुछ TDS और कुछ नौकरी पेशा लोगों को, इनको ये कुछ देंगी आप? जी, मैंने बहुत सी पॉलिसीज़ और स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस करी हैं ताकि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको काम मिल सके और ताकि जो मज़दूर लोग हैं जो पॉवर्टी में हैं वो अपने आप से भी स्मॉल बिज़नेस अपने स्टार्टअप्स कर सकें। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है। इवन एज अ वुमेन, मैं फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हूँ जो 7th अपना यूनियन बजट पेश करने जा रही है एट पार विद मोरारजी देसाई। अच्छा, ये बताइए, आप महंगाई लगातार बढ़ रही है और पूरी डिमांड है, महंगाई कुछ कम कर पाएंगी आप? जी, कोशिश जारी है, अभी देख रहे हैं उस पर। मतलब आप कोई भरोसा नहीं देंगे कि महंगाई कम हो रही? नहीं, वो ज़रूर देंगे लेकिन अभी उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर उसको पास ज़रूर करेंगे, महंगाई कम ज़रूर करेंगे। चलिए, पास जरूर करेंगे। और अब अंतिम में मैं नितिन गडकरी जी के पास, जी बताइए नितिन जी की खास बात आप हमें बताइए, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है? उनको हाईवे मैन कहा जाता है, इसके अलावा बताइए। वो जो भी पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं अपनी स्पीचेस में या जो भी पॉलिसीज़ लॉन्च करते हैं उसके ऊपर वो अच्छे से काम करते हैं और उन सब पॉलिसीज़ के ऊपर मतलब अच्छे से वो इम्प्लीमेंट करते हैं हर पॉलिसी को और अच्छे से उसके ऊपर काम करते हैं। वो चीज़ मुझे अच्छी, चलिए अच्छे से काम करते हैं। हमने यहाँ पर जितने भी राजनेताओं के बारे में जाना, वहाँ पर एक बात तो साफ है कि जितने भी छात्र हैं जो जिसका रोल कर रहा है वो उसको जी रहा है, उसको समझ रहा है, यानी एक जागरूकता जो है वो लगातार बढ़ रही है और सभी समसामयिक विषयों पर पूरी जानकारी रख रहे हैं। और यही एक मकसद है इस तरह के जो कार्यक्रम कराने का कि हमारे राजनीतिक व्यवस्था को भी समझे जो हमारे भाग्य का निर्माण करे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।